मेरा नाम रूबिया है। मेरी शादी से 1 माह पहले ही मेरी माँ ने मुझे नसीहतें करना शुरू कर दी थी कि अपने शोहर की बहुत इज्जत करना, कभी वो गुस्सा कर भी जाए तो उसे आगे से जवाब मत देना, और सास ससुर तो माँ बाप की जगह होते हैं, दिन रात उनकी खिदमत करना, कभी शिकायत का मौका मत देना, और नंदों को अपनी सकी बहनों जैसी समझना, उनकी कोई बात दिल पर मत लेना। बेटी रूबिया, तुम्हें हर तरह उनका दिल जीतना है। अगर तुम उनका दिल जीत लोगी तब वो भी तुम्हारी दिल से इज्जत करेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हें हर खुशी देंगे, और तुम्हें खुश देखकर हमें सुकून मिलेगा, और खानदान में भी हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अपनी माँ की ये बातें सुनकर मेरे कान पक चुके थे। मेरी माँ मुझे सुबह शाम यही बातें सिखाती रहती। मैं अब इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इन बातों को ना समझ सकती। मुझे हर बात का इल्म था। मेरे दिल में तो अपने ससुराल को लेकर हजारों अरमान थे। मैंने सोचा था कि मैं अपनी सास को अपनी माँ बनाकर रखूंगी, नंदों को बहन समझूंगी, और बाकी रिश्ते भी बिल्कुल हकीकी जानकर उनके साथ चलने की कोशिश करूंगी। मगर शादी के बाद मेरे सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए। मेरी सास एक सख्त किस्म की औरत थी। उन्होंने मेरे आते ही मुझसे साफ कह दिया कि इस घर में तुम्हारे बाप के लाड प्यार नहीं चलेंगे। अगर यहाँ अपनी जगह बनाना चाहती हो तो मेरा हुक्म मानना होगा। मेरा दिल बुझ कर रह गया था, मगर फिर सोचा कि वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, हुक्म चला भी लेंगी तो कोई बात नहीं, मैं उनकी बात मान लूंगी। ये मेरे दिल का इरादा था। वैसे भी मैं उनका दिल दुखाकर अपनी माँ को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो सास मेरे ऊपर झुकी हुई थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरत भी हुई और अजीब भी लगा। अम्मा जी, क्या हुआ? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। उठ जा, क्या तैयार नहीं होना? देख घर में कितने मेहमान आए हैं, उनके सामने जाकर सलाम कर उनको बता के तू क्या क्या पका लेती है। अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनकर मेरा दिल और खराब हो गया। ये कैसी बात है? क्या मेरी सास मुझे काम वाली बनाकर लाई है? खैर, मैंने उठकर कपड़े पहने, तैयार हुई और बाहर आ गई। लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि बाहर तो कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी कि उनके साथ 2 जवान लड़कियां बैठी थी। मेरी सास ने बताया कि ये उनकी मेहमान हैं और मैं उनको खाना बनाकर दूं। मैं क्या खाना बनाती, चाय वगैरह बनाकर उनके सामने रख दी। क्योंकि वो चाय का वक्त था, मेरी सास अपने उन मेहमान औरतों के साथ मेरे बारे में बातें करने लगी कि ये मेरी बहू बहुत ही साफ सुथरी और नेक है। मैं ये बातें सुनकर खुश भी हुई, लेकिन जानती थी कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मुनाफकत है। यहीं पर बस नहीं हुई, मेरी सास ने मुझे एक और झटका देने का फैसला करते हुए घर से काम वाली को निकाल दिया। अब सारे काम मेरे जिम्मे आ गए थे। पहले जो 2 औरतें और दूसरी सफाई का काम करती थी, मेरी सास ने खाना बनाने वाली औरत को तो मुकम्मल छुट्टी दे दी, जबकि सफाई वाली से कह दिया कि हफ्ते में 1-2 दिन आ जाना। अब मेरी बहू आ गई है, मुझे किसी काम वाली की जरूरत नहीं है। इस बात पर मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुई, मगर ये सब भी बर्दाश्त कर लिया। सास के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मैं अपने शोहर से बात करती तो वो कहता, ये मेरी माँ है और तुम्हें माँ की हर बात माननी होगी। फिर एक दिन तो हद हो गई। मैं दिन के 4 बजे अपने कमरे में सो रही थी कि मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई। क्या हुआ अम्मा जी, कोई बात है क्या? वो मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गई। हाँ, मैंने तुम्हें कुछ बताना है, ये कहकर उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तब मुझे अजीब सा लगा। अम्मा जी, आप ये क्या कर रही हैं? दरवाजा खोलें, मेरा दम घुट रहा है। क्यों, मैंने क्या तेरे गले में फंदा डाल दिया है? चुप करके बैठ जा। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि उन्होंने दरवाजा खोला। अब की बार वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक आदमी था जिसके चेहरे पर खबासत साफ नजर आ रही थी। उसका रंग काला था और आंखें लाल थीं। ये कौन है? मैंने डरते डरते पूछा। ये तेरी नजर उतारने आए हैं, तुझे ऐसा दम करेंगे कि इसके बाद तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी और तू बहुत जल्द हामला हो जाएगी। मेरा मतलब कि माँ बन जाएगी। मेरी सास ने ये कहकर मुझे उनके सामने बैठने का कहा। मैं यकदम उठ खड़ी हुई। ये क्या तमाशा है अम्मा जी? इस आदमी को तो पहला कलमा भी नहीं आता होगा। आप इसका हुलिया देखें और फिर मुझसे बात करें। मैं ऐसे ही किसी गैर के सामने बैठकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती, और ये आदमी तो मुझे किसी और नजर से देख रहा है।
मैं ये कहकर जाने ही लगी थी कि उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। जो कहा है उतना कर, मैं तेरे सामने बैठी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो तू ये ड्रामेबाजियां कर रही है। मैं अपनी सास के कहने पर उस आदमी के सामने बैठ गई। उस आदमी की बुरी नजर मुसलसल मेरे ऊपर थी। वो मुझे दम कर रहा था। दम करने में कोई बुराई नहीं थी, मगर उस आदमी की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। खैर, मैं अपनी सास के कहने पर बैठी रही। थोड़ी देर के बाद वो आदमी बोला कि ये लड़की 5 साल तक माँ नहीं बन सकती। अगर तू चाहती है कि तेरी बहू इसी साल उम्मीद से हो जाए तो तू इसे मेरे आस्ताने पर ले आना। वो आदमी ये कहकर चला गया और मेरी सास मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गई। मुझे उनका ये अजीब रवैया समझ नहीं आ रहा था। खैर, अगले दिन मैं सफाई करने लगी तो वो काम वाली, जिसका नाम नादिया था, हमारे घर सफाई के लिए आ गई। क्योंकि हफ्ता और एतवार वो भी हमारे घर आती थी। उसे देखकर अम्मा जी कहने लगी, इसके साथ मिलकर सारे घर की सफाई कर दो, और हाँ, मेरे कपड़े भी धो लेना। मैं जरा बाबा जी के यहाँ जा रही हूँ, आऊंगी तो उसको साथ लेती आऊंगी। कोई ड्रामेबाजी मत करना। अपनी सास की ये बात सुनकर मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही। या अल्लाह, अब ये फिर उस आदमी को मेरे पास ले आएंगी। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही घिन आती थी। वो इतनी खबासत से मुस्कुराता था कि मेरा दिल चाहता मैं उसका मुंह नोच लूं। बहरहाल, मैं खामोशी से चाय बनाने लगी। इतने में काम वाली मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और आंखों में पुरइसरारियत लिए बोली, बीबी जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नादिया, बोलो क्या बात है? मैंने नरमी से जवाब दिया, अगर तुम चाहती हो कि अम्मा जी उस आदमी को लेकर घर वापस ना आए तो उनको जाने दो। मैं इन्हें कैसे रोक सकती हूँ? मैं अनजान बनकर पूछने लगी, इसमें क्या बात है बाजी? मैं तुम्हें गोलियां लाकर देती हूँ, अपनी सास को जूस में मिलाकर पिला देना। वो जूस शौक से पीती हैं। वो पीने के बाद अम्मा जी शाम तक सोई रहेंगी, फिर बाहर जाएंगी नहीं तो बाबा जी भी यहाँ नहीं आएंगे। वरना तो मुझे लगता है कि तुम अपनी सारी जिंदगी अपनी सास की बातें ही मानती रहोगी। उसका ये मशवरा मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता दी। मेरी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारी सास इस कदर घटिया औरत है तो तुम भी उसके साथ इसी तरह चलो और अपनी नौकरानी की बात मान लो। मैंने भी सोचा कि नादिया सही कह रही है, जूस में वो दवाई मिलाकर पिलाने में क्या हर्ज है। मैंने नादिया के कहने पर एक गिलास जूस में वो दवाई मिला दी और खुद जाकर बाहर बैठ गई। थोड़ी देर में नादिया 2 गिलास जूस लेकर आ गई। जो मैंने चाय बनाई थी वो नादिया खुद पी रही थी। उसने मुझे इशारे से बताया। मैंने एक गिलास खुद उठाया और एक गिलास अपनी सास को दे दिया और कहा कि आपके जाने के बाद मैं नादिया के साथ मिलकर काम करूंगी। जूस का गिलास पीते ही मुझे अपना सर भारी महसूस हुआ। मुझे लगा मैं जैसे अभी गिर जाऊंगी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो वो पुरसकून बैठी थी। या अल्लाह, कहीं मैंने गलती से वही जूस वाला गिलास तो नहीं पी लिया जिसमें वो गोलियां थीं। ये सोचकर ही मेरे जहन पर तारीकी छा गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा कि क्या हुआ है। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे अपने जिस्म में अजीब सी सख्ती महसूस होने लगी। मैंने अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिए, मगर मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, ना ही अपने कमरे में हूँ, बल्कि एक मुख्तलिफ जगह पर लेटी हूँ। मुझे कुछ नरम गीला सा महसूस हुआ। फिर मैंने आंखें खोली। मुझे अपने चेहरे पर भी एक कपड़ा महसूस हुआ और वो कपड़ा मैंने हटाना चाहा तो पता चला कि मैं एक बोरी नुमा चीज में बंद हूँ। हाथ पांव मारकर बड़ी मुश्किल से मैंने उस कपड़े को खोला तो मालूम हुआ कि मैं तो एक कफन में लिपटी किसी कब्र में रखी हूँ। आसपास मिट्टी थी और स्याह अंधेरा छाया हुआ था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। या अल्लाह, क्या मैं मर गई हूँ? मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अब क्या होगा? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। उस वक्त जिस खौफ का इजहार मेरे दिल ने किया था वो शायद मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती थी। खुद सोचिए कि जब आपको एक लम्हे में मालूम हो कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है और अब आप अपने अमाल का जवाब देने लगे हैं तो क्या कैफियत तारी होगी। मैंने एक चीख मारी और मैं उठकर बैठ गई। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने उठकर खड़े होना चाहा, मगर उस कब्र की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि मैं मुकम्मल खड़ी हो पाती। जिस कब्र में मैं लेटी थी उस पर तख्त भी भारी किस्म के रखे गए थे जो मुझसे हटाए नहीं जा रहे थे। मैं कभी मिट्टी में हाथ मारती तो कभी खुद को बचाती।
میں یہ بات تو جان گئی تھی کہ میں مکمل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، یہ بھی کہ میری موت واقعہ نہیں ہوئی ہے، مجھے غلطی سے دفنایا گیا ہے۔ پھر میرے دل میں ایک آواز آئی کہ کیا پتا میں واقعی مر چکی ہوں اور یہ دوسرا عالم ہو۔ میں خوف سے زمین پر بیٹھ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ یا اللہ میری مدد کر، اگر میں زندہ ہوں تو مجھے اس قبر سے نکال دے، میں اپنی زندگی یوں تڑپ تڑپ کر نہیں گزارنا چاہتی، اگر میری موت واقعہ ہو گئی ہے تو مجھے سکون دے۔ اسی میں کافی وقت گزر گیا، پھر نہ جانے کون سا پہر تھا جب ان سیلوں میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی۔ میں نے امید بھری نظروں سے خود کو لپیٹ کر اوپر دیکھا تو کوئی میری قبر کھود رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوشی بھی ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مجرمانہ ذہنیت کا شخص یہ قبر کھول رہا ہو تو پھر میری مدد کرنے کی بجائے وہ مجھے ہی لوٹ کھائے گا۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں جب کسی نے قبر سے ساری مٹی ہٹا دی تو مجھے اطمینان ہوا کہ وہ اکیلا مرد نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس کے بولنے کی آوازیں سن کر میرے دل نے امید پکڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، تب اس آدمی نے عورت کو ایک کمبل دیا اور وہ میرے اوپر ڈالنے لگی۔ ان دونوں کو شاید پہلے سے اندازہ تھا کہ میں زندہ ہوں۔ کمبل مجھ پر ڈالتے ہی میرے جسم کو کچھ سکون ملا تھا، کیونکہ وہ سخت سردی کا موسم تھا۔ عورت نے مجھے اپنے کپڑے بھی دیے اور پھر وہ دونوں میاں بیوی مجھے قبر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ تبھی وہ عورت اور آدمی یک زبان ہو کر بولے، بیٹی تم فکر نہیں کرو، ہم جان گئے تھے کہ تم مری نہیں ہو۔ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، کیونکہ ہمارا تو تجربہ ہی اس قسم کا ہے کہ ہمیں مردوں کے بارے میں ایک چیز معلوم ہوتی ہے۔ خیر جب ان لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم نے خود ہی ارادہ کیا کہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ لوگ جو تمہیں دفنا رہے تھے تو میری بیوی نے تمہارے ہاتھ میں حرکت دیکھی تھی، مگر وہ لوگ تمہیں دفنا کر چلے گئے، شاید کہ انہیں تمہارا جنازہ گھر سے اٹھانے کی بہت جلدی تھی۔ عورت اور مرد باتیں کرتے کرتے ایک جھونپڑی تک آ گئے جو قبرستان کے اندر ہی بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی میں لا کر مجھے بٹھا دیا گیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے ان کے چہرے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹی اس وقت تم واپس گھر تو نہیں جا سکتی کیونکہ رات بہت گزر گئی ہے۔ تمہیں شام کے تقریباً 7 بجے دفنایا گیا تھا، اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ عشاء تک وہ لوگ قبرستان میں موجود رہے اور پھر چلے گئے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہمارے گھر ایک مہمان آ گیا، ہم اس کے سامنے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اب رات کے تقریباً 12-1 بجے ہیں، تمہیں گھر لے کر جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تمہیں تو تمہارے گھر کا بھی نہیں پتا، اور شاید اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو ہمیں کوئی غلط راستہ ہی بتاؤ گی۔ بہتر ہے کہ ہم تمہیں صبح تمہارے گھر لے کر جائیں، تب تک تم یہاں محفوظ ہو، تمہارے لواحقین تمہیں زندہ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ میں نے اس عورت کی بات سنی تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس قدر مایوسی کے بعد مجھے ایک خوشی ملنے جا رہی تھی۔ میں کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی۔ صبح تک میں اسی طرح سوئی رہی، میں نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ صبح عورت کی آواز پر میری آنکھ کھلی، دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میری نظر کمرے کے دروازے پر پڑی تو وہ بند تھا، اور میرے سامنے جو آدمی کھڑا تھا اسے دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عجیب و غریب شکل والا پیر تھا جسے میں نے اپنی ساس کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس پیر کو دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ مجھے زندگی میں دوبارہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا اور عورت نے سختی سے میرے منہ پر ٹیپ باندھ دی۔ پھر میں مکمل بے بس ہو چکی تھی۔ میں چیخنا چلانا چاہ رہی تھی مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی، یہاں تک کہ مجھے مکمل بے بس کر کے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اب میں کسی مردے سے بھی زیادہ بے بس ہو گئی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا، کچھ آدمی کمرے کے اندر داخل ہوئے جنہوں نے بے دردی سے مجھے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گئے جو نہ جانے کہاں کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔
मैं बेबसी से वो सब सुनती सहती रही। मेरे दिल में था कि मैं यहाँ से उठकर भाग जाऊं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे गाड़ी में बिठाने के बाद गाड़ी तेज तेज चलने लगी। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद गाड़ी एक जगह जाकर रुकी। यहाँ पर मुझे काफी आवाजें सुनने को मिल रही थी। इसका मतलब ये लोग मुझे किसी वीराने में नहीं लाए थे। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गई कि आसपास और भी लोग मौजूद हैं। यकीनन मैं कोई न कोई हल तलाश कर ही लूंगी। ये सोचकर मेरा दिल मुतमईन तो था, मगर मैं डर भी रही थी। मैं जानती थी कि मैं बिला मकसद यहाँ नहीं लाई गई। और फिर जब मेरी आंखों से पट्टी खुली तो मैंने खुद को एक मामूली बिस्तर पर पाया। मेरे आसपास सजा हुआ कमरा था, जिसे देखते ही मेरे दिल में वहशत सी होने लगी। ये सजावट तो किसी तवाइफ के कमरे की होती है। मैंने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो ये कुछ ऐसी ही जगह लग रही थी। या अल्लाह, मुझे इस जगह के शर से बचाना। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगती रही। थोड़ी देर गुजरी ना थी कि एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसका मेकअप और चेहरे के खद्दो खाल बता रहे थे कि वो ऐसे ही पेशे से ताल्लुक रखती है जिसका गुमान मेरे दिल में अब भी गुजरा था। और वो काफी बड़ी उम्र की थी, तभी शायद वो इस किस्म के कारोबार का हिस्सा बन चुकी थी। वो मेरे पास आई, मेरी आंखों से पट्टी हटाई, फिर मेरे मुंह से टेप हटाई और मुझे उठकर बैठने का हुक्म दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे चीखने चिल्लाने का कोई डर ना हो। मैं चिल्लाऊंगी तो इसमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वो औरत मेरे सामने बैठकर मुझे प्यार से समझाने लगी कि अगर मैं उसकी बात जल्दी मान जाऊंगी तो वो मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। मेरी बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। मेरी बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे जो पूछा उसने अपनी जुबान नहीं खोली और फिर मुझे समझा बुझाकर वहां से चली गई। मैं ये सोच सोचकर हलकान हो रही थी कि मैं ये सब कैसे सहूंगी। मैं एक शरीफ घराने की शरीफ लड़की थी। मैंने ऐसे माहौल का सोचा भी नहीं था। उस औरत के जाने के बाद एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वो जिस नीयत से आया था उसके चेहरे से साफ आया था। मेरा रोना धोना देखकर वो आदमी डर गया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वो औरत दोबारा आई, आकर मुझे मारपीट करने लगी। मैं इतनी जल्दी उसकी बात कैसे मान जाती और शायद कभी मानना भी नहीं चाहती थी। उस औरत ने मुझे मारा पीटा, मगर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझ पर तशद्दुद का एक सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें खाना पीना बंद करके मुझे अजियतनाक माहौल में रखा गया। लेकिन मैंने मरने को तरजीह दी थी और मैंने दिल में सोच लिया था कि जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है मैं अपनी मर्जी से इस काम का हिस्सा नहीं बनूंगी। वहाँ पर मौजूद लड़कियों के लिए मुझे इबरत का निशान बना दिया गया। मेरे सर के बाल कटवा दिए गए। मेरा सर मुंडवा कर वहाँ उन औरतों के बीच बैठी उनके मजाक का निशाना बनती, उनकी बेहुदा बात का निशाना बनती, उनकी बेहुदा बातें सहती। मगर मेरी रूह मुतमईन थी कि मैं इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनी थी। मैं हर पल अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगती, यहाँ तक कि उसकी रहमत को जोश आ ही गया। और एक दिन तारा बाई की सख्तियां हार गईं और मेरा ईमान जीत गया। कोठे की मालकन ने खुद मुझे वहां से निकाल दिया। कहने लगी, तू मेरे किसी काम की नहीं, तू मेरी और भी लड़कियों को बागी बना देगी। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पैसे जाया किए हैं। तू मेरे किसी काम की नहीं है। निकल जाओ, दफा हो जाओ और वापस ना आना। मैं खुशी खुशी वहां से लौट आई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं इतने बड़े जंगल से निकल आई थी। मैंने सीधा घर का रुख किया, लोगों से पूछती हुई अपने घर तक पहुंची। मेरे दिल में उम्मीद थी कि मेरा शोहर मुझे देखकर खुश होगा, लेकिन वहां जाकर एक और ही खबर सुनने को मिली कि आज के दिन मेरी सास की वफात हो गई है। वो अपनी माँ की मौत के सदमे से निढाल था, लेकिन औरतों के जरिए उस तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि मैं जिंदा हूँ और वापस आ गई हूँ। मुझे पक्का यकीन था कि मेरा शोहर मुझे अब कबूल नहीं करेगा, लेकिन जब मेरी सास का जनाजा दफन हुआ उसके बाद मैं अपने घर आने लगी तो मेरे शोहर ने मेरे पाँव पकड़कर मुझसे माफी मांगी। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। क्या आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं इतने दिन कहाँ रही थी? मेरी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगे, मुझे अम्मा ने सब बता दिया था। वो तुमसे माफी मांगते मांगते इस दुनिया से चली गई।
کاش تم تھوڑا پہلے آ جاتی تو ان کی روح نکلتے وقت اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ غلطی تو میری تھی۔ نہیں، ایسا نہ کہو، غلطی تمہاری نہیں تھی۔ اماں نے جان بوجھ کر اپنی نوکرانی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا تاکہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ تم سے شادی میں نے اپنی پسند کی اور زبردستی کی تھی، مگر اماں میری شادی اپنی بہن کے گھر کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سارا پلان بنایا تھا، مگر وہ تمہیں جان سے مارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے تمہیں کسی انجان کے حوالے کر دیا، پر ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ انجان تمہیں اتنی بری جگہ پر لے جائے گا۔ یہ تو بعد میں ہمیں کسی اور ذریعے سے پتہ چلا تھا۔ اماں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر تم کہاں تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اس بات کی مذمت خود بھی کرتا ہوں، مگر اب تم ان کو معاف کر دو۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ میں کیا کہتی؟ میں تو خود کو قصوروار سمجھتی تھی، خود کو کوستی رہی تھی۔ میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ بہرحال میں اپنی ساس کو معاف کر چکی ہوں، کیونکہ نیت میری بھی غلط تھی اور میں بھی اپنے حصے کی سزا بھگت چکی تھی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔